और ये तस्वीरें इसलिए अहम क्योंकि आप ये देखिए कि जो एक टकराव की स्थिति उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच बनी थी, जिसका फैसला कोर्ट से हुआ, और आज जब रोपड़ जेल से बाहर निकाला गया मुख्तार अंसारी को, तो ये उस समय की तस्वीरें हैं। 2:07 का ये समय रहा और आखिरी लम्हे में गेट बदला गया था। पहले दूसरा गेट तय था जहां से ये काफिला बाहर निकलना था, लेकिन वहां पर मीडिया का भी जमावड़ा और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, खतरे को देखते हुए, किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए फिर अंतिम समय में गेट चेंज किया गया, बदला गया। और ये उसी समय की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब पंजाब पुलिस से ये कस्टडी यूपी पुलिस ने ली। जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो पूरा हुआ और उसके बाद इस काफिले के साथ मुख्तार अंसारी को अब लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बांदा। जी सर, बना रहे हैं। सत्येंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। इस काफिले को सत्येंद्र लगातार फॉलो कर रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें भी दिखाइए, डिटेल्स बताइए। देखिए मीनाक्षी, जैसा कि अभी आपने बताया कि गेट नंबर 1 की बजाय गेट नंबर 2 से निकाला गया, तो इसी तरह के बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, क्योंकि हमेशा इस तरह के ऑपरेशन में सीक्रेट बनाकर रखना होता है। और इस समय का जो ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, इस समय हम रोपड़, मोहाली जिलों को पार कर पटियाला जिले में घुस चुके हैं और पटियाला जिले का कुछ किलोमीटर का एरिया इस रूट पर आता है और इसके बाद सीधे हम अम्बाला जिले में शामिल हो जाएंगे। इसकी तस्वीरें देखिए आप, ये जो काफिला आपको चलता दिखाई दे रहा है वही सुरक्षा की गाड़ियां, एम्बुलेंस की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता भी रहे थे कि ये जो काफिला है वो रोपड़ 2 जिलों को पार करके अब पटियाला जिले की सीमा में आ गया है और यहाँ पे कुछ किलोमीटर चलने के बाद शंभू बॉर्डर से हम हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे। हरियाणा का पहला जिला अम्बाला लगता है और जैसा कि मैं लगातार आपको बता रहा था, इस रूट पर जितने भी जिले आने वाले हैं वहां के तमाम पुलिस अधिकारियों को पहले ही मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि पूरा रूट बड़े ही सावधानी के साथ तय करें और रूट पर जो भी पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा से जुड़े हुए उनकी व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रैफिक भी आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैफिक बहुत सारी मीडिया की गाड़ियां हैं और दर्जनों गाड़ियां सुरक्षा अधिकारियों के लिए। देखिए पुलिस व्यवस्था हर जगह, ट्रैफिक को बंद किया गया है, ट्रैफिक को रोका गया है। ये तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक पूरा प्रोटोकॉल जो एक वीवीआईपी के लिए होता है उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, मेंटेन किया जा रहा है। और तकरीबन पूरे हाईवे पर जहाँ जहाँ से हम अभी गुजरते हुए आए हैं वहाँ पर हर जगह, हर मोड़ पर, हर रेड लाइट पर, हर चौराहे पर पुलिस कर्मियों की फौज तैनात की गई है ताकि इस टारगेट को, इस काफिले को कहीं भी रुकने में कोई दिक्कत ना आए। और मीनाक्षी, ये भी अपडेट मैं आपको दे दूं, 2:07 पर हम लोग रोपड़ जेल से निकले थे और 15 घंटों का ये सफर बताया जा रहा है, तो 14 घंटे अब शेष बचते हैं। 1 घंटे का समय बीत चुका है और इस 1 घंटे में कहीं भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई है। यात्रा एकदम सुगम और बेहद स्मूथ तरीके से चल रही है। हालांकि जो गाड़ियों की स्पीड है वो लगातार बढ़ी हुई है, क्योंकि जो सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां हैं वो लगातार इसी स्पीड पर चलती हैं और एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। सड़क के दोनों तरफ बिखर के गाड़ियों को चलना होता है। लेकिन ये जो तस्वीरें फिर मैं एक बार दिखा रहा हूँ, देखिए जहाँ पर भी कोई मोड़ आता है, नुक्कड़ आता है, वहाँ पर किस तरह के पुलिस के इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह ट्रैफिक को रोका जा रहा है, पुलिस कर्मियों की फौज खड़ी की गई है। तो ये एक कहीं ना कहीं पहले ही रूट प्लान कर लिया गया था। और यही बताऊंगा मीनाक्षी कि अभी भी रोपड़ के अंदर बाराबंकी जिले की 3 पुलिस की टीमें मौजूद हैं जो फर्जी एम्बुलेंस की जांच में जुटी हुई है। और इससे पहले पूरे रूट की वीडियो रेकी की गई। रेकी करने के बाद पूरे रूट को जो है वीडियो से शूट किया गया। 3 रूट के प्लान तैयार किए गए थे और उन तीनों में से एक प्लान को चुना गया है। फिलहाल पटियाला जिले की सीमा में दाखिल हो चुके और यहाँ से कुछ मिनट के बाद हम हरियाणा में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ तक हालांकि जो रोपड़ जिले के एसएसपी थे उन्होंने ये कहा था कि पंजाब पुलिस की कोई भी टीम मुख्तार अंसारी को बॉर्डर तक छोड़ने नहीं जाएगी। वो बात उनकी सही थी, लेकिन यहाँ पर जगह जगह पर पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम पंजाब सरकार ने पंजाब पुलिस की तरफ से किए गए हैं। यानी कि जो पूरा रास्ता है उस
पूरे रास्ते पर पुलिस कर्मियों की एक बाकायदा बहुत जो तस्वीरें सत्येंद्र आप दिखा रहे हैं वो तो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक और तस्वीर जो इस वक्त हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ये भी बहुत अहम है, क्योंकि ये तस्वीर उस समय की है जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बाहर निकाला गया। वहां पर कड़ी सुरक्षा तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एम्बुलेंस में बिठाया गया। इससे पहले तक कयास ये लग रहे थे कि एम्बुलेंस से मुख्तार अंसारी को बांदा ले जाया जाएगा या फिर जो गाड़ियां काफिले में मौजूद है उनमें से किसी गाड़ी में बैठाया जाएगा, लेकिन फिर ये तस्वीर स्पष्ट हुई एम्बुलेंस में ही ले जाया जा रहा है। क्योंकि देखिए जो दलीलें दी गई थी वो ये उसमें ये भी कहा गया था, खराब सेहत का हवाला भी उसमें दिया गया था। तो अब एम्बुलेंस के जरिए ही मुख्तार अंसारी को बांदा जेल ले जाया जा रहा है। बैरक नंबर 15 तय किया गया है मुख्तार अंसारी के लिए। लेकिन आज ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, इस पर इतनी निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? क्योंकि मुख्तार अंसारी का अपना एक इतिहास है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती रही है, राजनीति की दुनिया में जो मुख्तार अंसारी की मौजूदगी रही है, दल बदले लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी का कद नहीं बदला, और कैसे उस छवि के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते इस तरह के लोग इतने ताकतवर हो जाते हैं कि उनके आगे सिस्टम लाचार हो जाता है। मुख्तार अंसारी उसका उदाहरण है, और यही वजह है कि आप ये कवरेज भी इस वक्त लगातार देख रहे हैं। क्योंकि एक टकराव हमने ये भी देखा कि जब उत्तर प्रदेश और पंजाब की सरकार आमने सामने थी उसकी कस्टडी के लिए, अगर इस तरह से अपराधी की कस्टडी को लेकर दो राज्यों के बीच समन्वय नहीं होगा, दो एजेंसीज के बीच समन्वय नहीं होगा, तो सवाल इस पर भी उठेंगे। 1988 में पहला केस मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुआ था। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी आरोपी रहा। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट के मुताबिक हत्या के 18 केस दर्ज हैं। टाडा, गैंगस्टर एक्ट, एनएसए और मकोका के तहत भी मुख्तार अंसारी पर केसेस रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच विनोद जी, ये लोग जिस तरह से अपना कद बढ़ाते जाते हैं, चाहे वो राजनीति हो, सिस्टम में इनकी ताकत हो, और उन सबसे अलग अपने इलाकों में जिसका जिक्र आपने किया कि रॉबिनहुड की छवि है, पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। देखिए, ये इस बात का सबूत है कि मुख्तार अंसारी अगर 5 बार विधायक बनते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो बात होगी। और आप पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, जब पूरे देश में मोदी लहर थी, तब आजमगढ़ की जो सीट है उससे क्या कहते हैं, ये अपने मनोज सिन्हा जो सबसे काम करने वाले मंत्री थे, जिनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी चला था, उनको हराया किसने? उनको हराया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने। आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जब तमाम सारे मान्यताओं को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, तब भी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो स्थानीय स्तर पर उनकी लोकप्रियता होगी। और सिर्फ मुख्तार अंसारी नहीं, इस तरह के जितने बाहुबली हैं, वो चाहे शहाबुद्दीन सिवान में हो, चाहे वो मुन्ना शुक्ला हो, चाहे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही जैसे नेता रहे हों, जो जिन पर तमाम तरह के आरोप रहे आपराधिक किस्म के, और वो निर्दलीय वो भी चुनाव जीतते थे। मदन भैया यहाँ पर खेखड़ा से निर्दलीय लगातार चुनाव जीते। आप एक डीपी यादव जो अब जेल में है इस समय, वो जीते चुनाव। तो मैं तो जनता को भी इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं कि राजनीतिक दल जो है वो तो कहते हैं जिताऊ होना चाहिए उम्मीदवार, विनेबिलिटी होनी चाहिए। अब वो विनेबिलिटी फैक्टर जो है उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कि इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हैं, गंभीर मुकदमे हैं या साधारण मुकदमे हैं, राजनीतिक मुकदमे हैं या आपराधिक मुकदमे हैं। वो विनेबिलिटी होनी चाहिए। और विनेबिलिटी क्यों होती है कि वो अपने क्षेत्र में चुनाव जीत के आ जाते हैं, जिसको चाहते हैं जिता देते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के भी जो पैमाने हैं उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर एक साफ सुथरी, मैं आपको एग्जांपल और देता हूं, उत्तर प्रदेश में कुंडा सीट से राजा भैया चुनाव जीतते हैं लगातार, उन पर तमाम सारे आरोप रहे, सब कुछ रहा। मायावती जब जीती तो उनको जेल में भी डाला गया और उनके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ता ढंग से। और तमाम सरकारें नहीं, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह रहे, मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह रहे, मुलायम सिंह रहे, सब ने जो है भाषण देके सब आते थे, लेकिन उसके बाद जो है हर सरकार में उनको संरक्षण मिलता था। तो एक नहीं, मुख्तार अंसारी तो आज एक सिंबल बन गया, प्रतीक बन गया है कि जो है, चूंकि ये उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच में जिस तरह से कानूनी लड़ाई चली, उसकी वजह से भी वो एक चर्चा का विषय हो गया। वरना उत्तर प्रदेश में तो जिले जिले में इस तरह के राजनीति और अपराधी की गठजोड़ आपको मिल जाएंगे। विकास दुबे का उदाहरण उसके सामने। विकास दुबे जैसे थाने में घुस करके संतोष शुक्ला की हत्या की थी, जो उसमें राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला हुआ था, और उसके बाद उस केस में वो छूट गया। वो 30 थाने के अंदर मारा गया संतोष शुक्ला को। 30 जो है सिपाही वहां थे, एक ने भी गवाही नहीं दी।
ये तो अगर विकास दुबे ने पुलिस पर हमला नहीं किया होता और विकास दुबे ने अगर पुलिस वालों की हत्या नहीं की होती तो विकास दुबे आज भी वहां पर राजनीति की संरक्षण के साथ अपना काम कर रहा होता। तो ये उत्तर प्रदेश जो है, और बहुत सारे नाम है, एक नाम मैं आपको गिनाऊं, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सर यहाँ पर की है कि जिस तरह हर से जाति ये और हर धर्म राजनीतिक के लोग हैं उसमें। संरक्षण मिलता है वो किस कदर इस तरह के लोगों को इतना ताकतवर बना देता है कि फिर उस पूरे एरिया में उनकी तूती बोलती है। और मुख्तार अंसारी सिर्फ एक नाम हो सकता है, इसीलिए अभी एक तस्वीरें भी हम सांसद आपको जो दिखा है रहे हैं। बाहुबली सांसद धनंजय सिंह, वो वांछित चल रहे, फरार चल रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा है, वो वहां से सांसद रहे जौनपुर से। तो बहुत सारे लोग जो है आपको जो है इस तरह के उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, हर दल में मिलेंगे, हर रंग में मिलेंगे। जी, इसी के साथ देखिए एक तस्वीर जो यहाँ पर ये भी दिखाई दी थी, क्योंकि हमारे साथ संजय जी भी स्टूडियो में आ गए हैं। संजय जी देखिए, वक्त तो ये था कि हम बंगाल चुनाव पर जो बाकी जगह वोटिंग हो रही है, केरला तमिलनाडु, उस पर चर्चा करनी थी। लेकिन जब अपराधियों और राजनीति की सांठगांठ की बात हो रही है तो बंगाल चुनाव में भी देखिए रिसर्च हमारे पास है मौजूद, जो ये कहती है कि 26% क्रिमिनल केसेस वाले लोगों को टिकट्स दिए गए हैं आज के चरण में। और आज जो तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर ये बताती है कि राजनीति में साफ छवि की, शुचिता की बात तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन बाद में चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल होता है फिर अपराधियों का ही। बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं। ये सांठगांठ शुरुआत कैसे होती है? जब पहले राजनीतिक पार्टियों से लोग चुनाव लड़ते थे तो इस तरह के आपराधिक छवि के लोग, जो दबंग जिनको कह सकते हैं, अलग अलग नामों से हम इनको बुला सकते हैं, बाहुबली दबंग, जिनका अपना एक तरह से दबदबा है अपने इलाके में, तो कैंडिडेट इनका सहारा लेने लगे चुनाव जीतने के लिए। कोई एक का सहारा लेता, कोई दो का सहारा लेता। लेकिन जब चुनाव दर चुनाव ऐसे छवि के लोगों ने ये देखा कि कैंडिडेट, राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट हमारे बदौलत चुनाव जीतने लगे हैं, तो उनकी भी एक तरह से आकांक्षा बढ़ने लगी। उनकी भी जो एक तरह से उनको लगने लगा कि अगर हम इन्हें चुनाव जितवा सकते हैं तो फिर क्यों ना हम खुद चुनाव मैदान में आए और हम चुनाव जीत करके और हम ही खुद एक तरह से कैंडिडेट हो जाएं और चुनाव जीत करके असेंबलीज और लोकसभा में जाएं। तो यही एक तरह से पूरा ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखें, इस तरह से चुनाव में जो आपराधिक छवि के लोगों का आना जाना या आना, उसकी शुरुआत हुई। और उसका उस शुरुआत से अब हम देख रहे हैं, जो आज हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जिसकी इतनी आपराधिक छवि है, लेकिन 4 बार 5 बार एमएलए रह चुके हैं, भाई एमपी हैं, लेकिन छवि उनकी आपराधिक छवि है। और इस तरह के लोग चुनाव जीत करके आ रहे हैं। और जिन आंकड़ों का आपने जिक्र किया, ये सिर्फ बंगाल के बारे में नहीं, छोटी सी घटना में, हाँ, वो उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज वोटिंग भी हो रही है और इसलिए ये चिंता का विषय यहाँ पर भी है। जी सर, मतलब मैं बता रहा हूँ कि राजनीतिक शुचिता एक समय में कितनी थी। चौधरी चरण सिंह जो थे, वो नेता थे, लोकदल के अध्यक्ष थे, वो कानपुर गए थे, वहां के एक युवा लोकदल के पदाधिकारी थे, उनके खिलाफ खाली ये शिकायत चली गई कि ये शराब पीते हैं। वहीं चौधरी साहब ने उनको हटा दिया। मतलब एक जमाना ये था कि ये शिकायत की कि ये शराब पीते हैं। एक रेस्टोरेंट वाले ने पर्ची दिखा दी, साहब ये फ्री में शराब मंगाते हैं, वो छात्र नेता थे और उनके खिलाफ शिकायत की, उन्होंने तुरंत उसी वक्त हटा दिया। और आज तो मुकदमे दर्ज हैं, कन्विक्टेड हैं मामलों में, हाईकोर्ट से बेल मिली हुई है, सब तरह से है, लेकिन उसके बाद भी उनको टिकट भी मिलता है, उनके लिए बड़े बड़े नेता प्रचार करने भी जाते हैं और वो जो है चुनाव भी लड़ते हैं और मंत्री तक बने हैं। अब मैं वो बताऊं आपको, जिस वक्त उत्तर प्रदेश में मायावती ने समर्थन वापस लिया था कल्याण सिंह सरकार से, उस वक्त कांग्रेस के और बीएसपी के विधायकों को तोड़ करके करीब 40-45 विधायकों को तोड़ा गया था। उनमें से अधिकतम वो थे जिनके खिलाफ तमाम गंभीर आपराधिक मुकदमे थे। अमर मणि त्रिपाठी भी जेल में, वो मंत्री बनाए गए, बहुत सारे। तो ये जो सिलसिला चला है 90 के दशक से उत्तर प्रदेश में, और 80 से शुरुआत हो गई थी इसकी, 80s से, और 90s में तो ये बिल्कुल परवान चढ़ गया और उसके बाद लगातार सिलसिला आगे बढ़ता गया। और कोई दल, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई दल इसमें अछूता नहीं है। इसमें यही एक बड़ी चिंता का विषय यहाँ पर है कि राजनीति में बात हर व्यक्ति करता है कि साफ छवि हो, दागियों को टिकट ना मिले, दागियों का राजनीति में आना ना हो, लेकिन उसके बावजूद जमीन पर तस्वीर क्या होती है वो आप हर चुनाव में देखते हैं, चुनाव दर चुनाव देखते हैं। ये तस्वीरें आपको तब की हम दिखा रहे हैं जब रोपड़ जेल से मुख्तार अंसारी को निकाला गया, एम्बुलेंस में ही बिठा के आगे ले जाया जा रहा है। 900 किलोमीटर का सफर है। हमारे संवाददाता में बता रहे हैं कि करीब 14 से 15 घंटे का ये वक्त लग सकता है बांदा जेल पहुंचने में। तो यानी कल सुबह 4 से 5 बजे का ये समय, संभावित समय हो सकता है। सत्येंद्र लगातार फॉलो कर रहे हैं काफिले को। सत्येंद्र, ओवर टू यू।
चलिए सत्येंद्र के पास चलेंगे, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन लगातार आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और बांदा जेल में अब शिफ्ट किया जाएगा। विनोद जी, लेकिन देखिए आप जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर भी एक सियासत दिखाई दी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही हमने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना है जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपी में इंसाफ नहीं हो पाएगा। वो इसलिए कि मुख्तार अंसारी जबकि इनका नाता तो उनके दल से भी रहा है। निश्चित रूप से, और वो जो इनके जो अफजाल अंसारी हैं, कुछ समाजवादी पार्टी जो इनके भाई हैं कि भी सांसद रह चुके हैं, दल से रहा है। लेकिन एक सिर्फ मुख्तार अंसारी का सवाल नहीं है, ये दरअसल अखिलेश यादव विधानसभा के चुनाव की पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं और पंचायत चुनाव की पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के ध्रुवीकरण का भी सवाल बनेगा। ये मुख्तार अंसारी के नाम को इस्तेमाल करके पूर्वांचल में खास करके और पूरे उत्तर प्रदेश में अब तो मुख्तार अंसारी एक प्रतीक है, तो राजनीति और आपराधिक गठजोड़ के और बाहुबल, तो एक तरफ मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश होगी, एक तरफ हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश होगी। ये राजनीति भी इसके पीछे है। तो सब अपनी अपनी राजनीति इसमें देखेंगे। जहां जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो ये बार बार इस पर जोर देगी, जैसा कि आपके संवाददाता भी कह रहे थे कि देखिए कानून व्यवस्था के मसले पर अपराधियों के खिलाफ जो है हमारी सरकार समझौता नहीं करती। वहीं अखिलेश यादव या कांग्रेस या दूसरी पार्टियां ये आरोप लगाएंगी कि अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार सिलेक्टिव है। ये आरोप लोगों, विकास दुबे का भी नाम आएगा, मुख्तार अंसारी का भी नाम आएगा कि साहब जाति विशेष धर्म विशेष के लोगों को परेशान की। इस तरह की राजनीति भी होगी, क्योंकि ये राजनीति आज नहीं, एक जमाना था जब विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुलायम सिंह यादव विधानसभा में नेता विपक्ष थे, तब बाकायदा जब एनकाउंटर्स पुलिस ने किए थे तमाम डकैतों के, तो मुलायम सिंह यादव ने एक पूरी लिस्ट वहां पर जो है विधानसभा में दी थी कि कितनी पिछड़ी जातियों के जो है लोगों को मारा गया है फर्जी एनकाउंटर करके मुठभेड़। तब से ये राजनीति ध्रुवीकरण की चल रही है। कभी जाति ध्रुवीकरण की राजनीति हो जाती है, कभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की हो जाती है, वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति और अपराधीकरण के गठजोड़ को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से चल रही है।